हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी और आज हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस। इंडियन पॉलिटी का चैप्टर है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो हमारे पार्ट 18 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से लेके 360 तक मेंशन्ड हैं। ओके, तो अब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी का क्या इफेक्ट होता है हमारे सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप पे। इमरजेंसी का क्या असर होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स पे। ये हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इमरजेंसी के दौरान जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावरफुल हो जाता है और जो स्टेट्स है वो डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। ओके, तो इसको बोलते हैं हम फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरलिज्म क्या होता है, मतलब कि जो पावर है वो डिवाइड है आपके सेंटर और स्टेट के बीच में। तो जब इमरजेंसी हमारे देश में अगर लगाई जाती है तो जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर बन जाता है। मतलब कि जो हमारी पावर है वो सारा कंट्रोल सेंटर का हो जाता है और स्टेट्स भी सेंटर के अंडर काम करता है। ओके, तो और इस चीज़ के लिए हमें कोई अमेंडमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती कि फेडरल स्ट्रक्चर से यूनिटरी स्ट्रक्चर बन जाए। इस चीज़ के लिए कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो आगे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी में हमारे पास 3 टाइप की इमरजेंसी का प्रोविजन है। फर्स्ट है नेशनल इमरजेंसी, जो कि हमारे आर्टिकल 352 में कवर है। और एक आता है हमारा स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। वो हमारा आर्टिकल 356 में मेंशन्ड है। और थर्ड है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारा आपका 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है और 356 में हमारा प्रेसिडेंट रूल है। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी 3 ग्राउंड्स पे डिक्लेयर की जा सकती है। ये 3 ग्राउंड्स हैं आपके: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और थर्ड है आर्म्ड रेबेलियन। ओके, तो जो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन है इसके बेसिस पे हम एक्सटर्नल इमरजेंसी लगा सकते हैं और आर्म्ड रेबेलियन के बेसिस पे हम इंटरनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। वॉर का मतलब है, वॉर पे हम जैसे फॉर एग्जांपल कोई 2 कंट्रीज हैं, जैसे आपका पाकिस्तान और इंडिया। अगर इंडिया में दोनों तरफ से, पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ से फॉर्मल डिक्लेरेशन होता है वॉर का, मतलब कि दोनों डिक्लेयर करते हैं कि हम अपना आर्म्ड फोर्सेस का यूज़ करेंगे, तो उसको हम वॉर कहेंगे। तो उस केस में भी हम नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। प्रेसिडेंट हमारे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। और एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब है आपका, फॉर एग्जांपल हमारा चाइना और इंडिया है, और जैसे आपका 1962 में चाइना ने इंडिया पे मतलब कि इंडिया पर एक तरह से अपना एग्रेशन, मतलब एक तरह से रेबेलियन किया था। मतलब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था उस टाइम पे, बट उस टाइम पे क्या था, फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं किया गया था। मतलब किसी को पता नहीं था, फॉर्मली ये चीज़ नहीं हुई थी कि इन्होंने पहले से बोला हो कि हम वॉर करेंगे, आप अपनी अपनी फोर्सेस को तैयार रखिए, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल एग्रेशन। ओके, तो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पे प्रेसिडेंट जो है हमारे, अगर उनको लगता है कि जो हमारे सिक्योरिटी है इंडिया की या फिर इंडिया के किसी भी पार्ट की वो थ्रेटन्ड है बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, तो जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो आपको मैं यहाँ पे 2 अमेंडमेंट्स बताऊंगी, 38th अमेंडमेंट और एक 44th अमेंडमेंट, और एक वैसे 39th भी है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो 42nd अमेंडमेंट है इन दोनों के बीच में। वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, अमेंडमेंट्स वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कब इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होता है। प्रेसिडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्रोविजन था कि प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करते हुए कभी भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। बट जब आपका 44th अमेंडमेंट आया और जो आपका 1975 में जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगाया था, उसके बाद जो 42nd अमेंडमेंट के अंदर प्रोविजंस थे उनको डिलीट करने के लिए 44th अमेंडमेंट आया था।
तो उसमें क्या था कि प्रेसिडेंट जो है वो अपने आप अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए अपनी मर्जी से डिक्लेयर नहीं कर सकते इमरजेंसी, उनको काम करना पड़ेगा हमारा कैबिनेट की एड और एडवाइस के अंदर। ठीक है, मतलब कैबिनेट में आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और आपका एक प्राइम मिनिस्टर। जब तक कि आपका कैबिनेट, सबसे पहले आपका जो कैबिनेट है वो एक लेटर भेजेगा प्रेसिडेंट को कि इमरजेंसी लगाने के लिए लेटर भेजेगा प्रेसिडेंट को। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हमें इमरजेंसी लगानी चाहिए, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा आपका, प्रेसिडेंट आपका क्या करेगा, प्रेसिडेंट आपका एक महीने के अंदर अंदर, मान लो अभी 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2020 से प्रेसिडेंट ने बोला कि इमरजेंसी इशू, मतलब उन्होंने प्रोक्लेमेशन कर दिया इमरजेंसी का कि इमरजेंसी लगानी है, डिक्लेयर कर दिया। ओके, तो क्या होगा, जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो क्या करेंगे, वो फिर उसी दिन सेम डे पे वो पार्लियामेंट को अप्रूवल के लिए दोनों हाउसेज में, आपके राज्यसभा लोकसभा में अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन या लेटर भेजेंगे। तो 1 महीने के अंदर, पहले ये 2 महीने था, अब इसको 1 महीना कर दिया गया है। और अगर आपका जो लोकसभा और राज्यसभा है, अगर वो दोनों लोकसभा और राज्यसभा 1 महीने के अंदर अंदर इसको अप्रूवल दे देते हैं, तो जो हमारा इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है, वो 6 मंथ्स तक वैलिड रहता है। ठीक है, 6 मंथ्स तक वैलिड रहता है। और अगर इस 1 महीने के अंदर अंदर जो हमारा लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाता है, मतलब कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, उसकी लोकसभा में जो आपकी सरकार है वो मेजॉरिटी नहीं मतलब मेंटेन कर पाई है, तो उस वजह से अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई है और या तो पहले इमरजेंसी डिक्लेयर होने से पहले डिसॉल्व हो रखी है, या फिर ड्यूरिंग जो 1 महीने का टाइम अप्रूवल के लिए मिलता है उस दौरान अगर वो आपका डिसॉल्व हो चुकी है और उसने अप्रूवल भी नहीं दिया है 1 महीने में, तो क्या होता है, जो प्रोक्लेमेशन है, जो डिक्लेरेशन है इमरजेंसी का, वो जो 30 डेज है फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब लोकसभा आपका फिर से बनेगा तो उसका जो फर्स्ट डे होगा तब से लेके 30 डेज तक का टाइम मिलेगा, और तब तक ये आपका जो प्रोक्लेमेशन है इमरजेंसी का वो सरवाइव करेगा। 1 महीने के बाद की बात कर रही हूँ, जब अगर आपका लोकसभा डिसॉल्व हुआ है। और सेम केस में आपका जो आपका 6 मंथ्स तक आपका वैलिड रहता है, और इसको हम इनडेफिनिट पीरियड तक एक्सटेंड कर सकते थे पहले, विद एन अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 मंथ्स। ये ऐड किया गया अब 44th अमेंडमेंट के बाद। पहले क्या था कि आप कितने भी टाइम के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते थे, और अब क्या है कि आपको हर 6 महीने के बाद आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और ये प्रोविजन कब ऐड हुआ था, 44th अमेंडमेंट के दौरान। ओके, और अगर आपको बात कर रहे हैं ये, अगर जो आपका लोकसभा है वो जैसे आपका 6 महीने 1 फरवरी से अगर चलता है, 1 जनवरी से चलता है और 6 मंथ्स के लिए रहता है, तो जो आपका 6 मंथ का जो पीरियड होगा उस दौरान अगर आपका लोकसभा डिसॉल्व कर जाता है और वो आगे अप्रूवल नहीं दे पाता, क्योंकि 6 महीने के बाद तो हमें अप्रूवल लेना पड़ता है, तो अगर वो बिना अप्रूवल दिए ही आपका लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, तो भी सेम प्रोसीजर है कि जब तक आपका लोकसभा फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होता, उसके जो आपका जो उसकी फर्स्ट सिटिंग होगी जो आपकी लोकसभा की, तब से लेके उस 30 डेज तक आपका वो वैलिड रहेगा। और एक और कंडीशन है, और जो राज्यसभा है उसको तो अप्रूव करना ही पड़ेगा उस दौरान, क्योंकि मेन जो है आपका नेशनल इमरजेंसी वो लोकसभा पे डिपेंड करता है, राज्यसभा तो अप्रूवल दे ही देता है। ओके, फिर आता है हमारा स्पेशल मेजॉरिटी। हाँ, स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होगा रेजोल्यूशन को, मतलब कि जो मेजॉरिटी होगी दोनों हाउसेस की वो, और जो मेजॉरिटी होगी आपकी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, ये भी ऐड आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था। पहले क्या था, सिंपल मेजॉरिटी से भी आप उसको अप्रूवल दे सकते थे। ये हो गया हमारा नेशनल इमरजेंसी, ये हो गया हमारा नेशनल इमरजेंसी। अब हम बात करते हैं हमारा रिवोकेशन मतलब कैंसिलेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन। प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट कभी भी अपनी मर्जी से जो आपकी इमरजेंसी है उसको रिवोक कर सकता है, और उस चीज़ के लिए प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत
नहीं होती है। द प्रेजिडेंट मस्ट टेक, और दूसरी चीज़, अगर आपका लोकसभा एक रेजोल्यूशन निकालती है डिसअप्रूव करने के लिए कि मतलब कि जो आपका जो इमरजेंसी है उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, अगर लोकसभा ये रेजोल्यूशन पास करती है तो भी प्रेसिडेंट को आपका इमरजेंसी को रिवोक करना पड़ता है। ये प्रोविजन भी 44th अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। और इफ़ 1/10 ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा, अगर 1/10 ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा अगर एक रिटन में लिख के देती है किसको, स्पीकर को, जो आपका लोकसभा में स्पीकर होता है, अगर उसको रिटन में लिख के देती है 1/10 ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा, तो क्या होता है, विद इन 14 डेज आपको एक स्पेशल सिटिंग बिठानी पड़ती है टू कंसीडर रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग द कॉन्टिन्यूशन। सेम चीज़ है ये दोनों। फिर अब हम बात करेंगे कि नेशनल इमरजेंसी से इफ़ेक्ट्स क्या हैं उसके, सेंटर स्टेट रिलेशन पे, लोकसभा पे क्या फ़र्क पड़ता है, स्टेट असेंबली पे क्या, फंडामेंटल राइट्स पर क्या असर होता है नेशनल इमरजेंसी का। तो बात करते हैं हम अब फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी के स्टेट और सेंटर के रिलेशन की। स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाती हैं सेंटर की, बट वो सस्पेंड नहीं होती हैं। मतलब कि आपका जो स्टेट असेंबली है वो डिसॉल्व नहीं करते हैं उसको सस्पेंड नहीं किया जाता, वो सिर्फ कंट्रोल में आती है हमारे सेंटर की। ओके, और जो पार्लियामेंट है आपका वो एम्पावर्ड हो जाता है टू मेक ऑन जितने भी आपकी स्टेट लिस्ट जो रहता है उसमें जितने भी सब्जेक्ट मेंशन हैं उसमें पार्लियामेंट लॉज बना सकती है। और बट जो लेजिस्लेटिव पावर है स्टेट की, जो लेजिस्लेटिव है और जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो सस्पेंड नहीं होती है। स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉज बना सकता है, बट जो ओवरराइडिंग पावर होती है वो किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास। फॉर एग्जांपल अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉज बनाती है तो आपका पार्लियामेंट भी उसके ऊपर लॉज बना देगा, तो वो एक तरह से ओवरराइडिंग पावर हो गया। ओके, और जो लॉज अगर आपका पार्लियामेंट बनाएगा आपका इमरजेंसी के दौरान तो वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए वैलिड होगा, अगर जब आपका इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगा, जब आपका इमरजेंसी रिवोक कर दिया जाएगा उसके 6 मंथ्स तक ही वो वैलिड होगा। ओके, अब लोकसभा और स्टेट असेंबली पे क्या फ़र्क पड़ता है, लोकसभा का टेन्योर आप बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए अगर लोकसभा है तो उसको आप 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। और फिर आपका सेम आपका स्टेट असेंबली में भी वही रहता है, जैसे 5 इयर्स का है तो उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ओके, तो जो नॉर्मल टर्म है उसको इंक्रीज किया जाता है। और फंडामेंटल राइट्स पर क्या इफेक्ट हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आपको 2 आर्टिकल्स मैं बताती हूँ, आर्टिकल 358 और एक आर्टिकल 359। 359 जो आर्टिकल 358 है वो बात करता है कि आपके इमरजेंसी के दौरान जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड किए जाएंगे। जो भी आपके आर्टिकल 19 के अंदर आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 19 में, उनको सस्पेंड किया जाता है ड्यूरिंग आपके नेशनल इमरजेंसी के। ओके, बट क्या हुआ जब आपका 44th अमेंडमेंट आया तो उसने क्या बोला, उसमें 2 प्रोविजंस ऐड किए गए। फर्स्ट, जो आर्टिकल 19 है उसको सिर्फ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर इसके बेस पे, इन 2 ग्राउंड्स के बेस पे अगर आपने नेशनल इमरजेंसी लगाई है तभी आप आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। इंटरनल डिस्टर्बेंस या आर्म्ड रेबेलियन के बेस पे आप नहीं आप आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं कर सकते हो। और ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड विद इमरजेंसी, जो भी जिन ग्राउंड्स पे आपने इमरजेंसी को लगाया है और उस चीज़ के लिए आपने लॉज बनाए हैं, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज। उन लॉज को आप, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है या कोई वॉयलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। और जो आपके लॉज जो बाकी रह जाते हैं उनके अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ओके, आर्टिकल 359 बात करता है आपका सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। इसमें बात की जाती है आप हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे यहाँ पे
आपके सस्पेंड किए जाएंगे, एक्सेप्ट आपका 20 और 21 जो है आपका वो उन दोनों को छोड़ के सारे आपके फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड किए जाएंगे। ओके, और जो आपका 359 है ये ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो अथॉरिटी है प्रेसिडेंट के पास कि वो आपका ये राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट, अपने फंडामेंटल राइट की एनफोर्समेंट के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, ये अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास है, आप उसके अगेंस्ट रेमेडी नहीं ले सकते हो। ठीक है, फिर अगेन आपका 44th अमेंडमेंट ने क्या दो प्रोविजंस किए थे, यहाँ पे भी सेम, प्रेसिडेंट कांट सस्पेंड द राइट टू मूव फॉर द, हाँ अब इसमें क्या है, सारे आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको तो सस्पेंड किया जा सकता है एक्सेप्ट 20 एंड 21, और इन दोनों राइट्स के लिए आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, उनकी एनफोर्समेंट के लिए आप उनके लिए रेमेडीज ले सकते हो। और लॉज रिलेटेड टू इमरजेंसीज आर प्रोटेक्टेड, मैंने आप ऊपर भी सेम था, लॉज रिलेटेड विद इमरजेंसी, जो इमरजेंसी रिलेटेड लॉज बनाए जाएंगे दे आर प्रोटेक्टेड, मतलब कि आप उनके अगेंस्ट कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, उनको चैलेंज नहीं कर सकते हो। एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन ओनली अंडर सच लॉ इज प्रोटेक्टेड, और जो लॉज बनाए जाएंगे और उन लॉज के अंडर जो आपको एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाएंगे वो भी प्रोटेक्ट रहेंगे, और उनके अलावा अगर कोई और लॉज हैं या एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं है, आप उनके खिलाफ, आप उनके अगेंस्ट कोर्ट में चैलेंज उनको कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे अभी तक तीन हमारी इमरजेंसी लग चुकी हैं। फर्स्ट हमारी लगी थी 1962 में। 1962 में क्या हुआ था आपका, 1962 में क्या हुआ था आपका, जो चाइनीज एग्रेशन हुआ था हमारा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, मतलब जो हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, वहाँ पे 26 अक्टूबर 1962 को हमारे प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, जब चाइना ने इंडिया पे वॉर डिक्लेयर किया था। तो उसमें क्या हुआ था, तो प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि जो आर्टिकल 352 है उसके अगेंस्ट आपके, पहले तो प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, और सेकंड जो आपका आर्टिकल 359 है उसको यूज़ किया और बोला कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जाएगा, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया, और साथ में जो हमारे 21 और 22 हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया इस इमरजेंसी के दौरान। ठीक है, 1962 में आई थी, और उसके बाद काफ़ी एजिटेशन हुआ इस इमरजेंसी को लेके, और ये 1965 के पास ये आपकी जो इमरजेंसी थी इसको आपको इस इमरजेंसी को रिवोक किया गया। और फिर उसके बाद 1965 में आपको पता है कि हमारा इन पाकिस्तान के साथ रिलेशंस कुछ टेंशन्स में थे, उस टाइम सीज़ फायर भी हुआ था, और उस टाइम 1965 में हमारा एक ताशकंद अग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान के साथ। और फिर भी हमारे उस टाइम जो आपका इमरजेंसी था 1965 के बाद हमारा जो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस काफ़ी टेंशन में थे, सीज़ फायर का उल्लंघन होता रहता था बीच में। ओके, तो उसमें क्या किया, फिर क्या हुआ, हमारा जो आपका 1962 का जो इमरजेंसी था वो हमारा 1968 में जो हमारी फर्स्ट इमरजेंसी थी उसको रिवोक किया गया। फिर उसके बाद अगेन हमारा 1971 में पाकिस्तान के साथ वॉर स्टार्ट हो जाता है 1971 में, जो कि 3 दिसंबर 1971 को इमरजेंसी प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दी 1971 को। ठीक है, और इस इमरजेंसी के दौरान, और ये इमरजेंसी थी 1974 तक आपकी ये इमरजेंसी चली रही, इसको रिवोक नहीं किया गया। ओके, तो इस इमरजेंसी के टाइम पर काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, ऑपोजिशन के लीडर्स को अरेस्ट किया गया, कस्टोडियल डेथ्स हुई लोगों की, बहुत कुछ हुआ। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ आपका 1974 तक ये इमरजेंसी चली, और उसके बाद जब हमारे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी 1975 में, उन्होंने क्या किया, 25 जून को 1975 को उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पर उन्होंने इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। वो क्योंकि 25 जून के कुछ दिन पहले क्या हुआ आपका, अहमदाबाद हाई कोर्ट ने एक इलेक्शन पिटीशन में जो इंदिरा गांधी थी उनको करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए गिल्टी
करार किया, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया फ्रॉम उनके पब्लिक ऑफिस से, उनको डिस्क्वालीफाई होने के लिए कहा गया और बोला कि आप 6 साल तक कोई भी पब्लिक ऑफिस को अज्यूम नहीं कर सकते हो। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया इसमें, उन्होंने अहमदाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, और सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, बट जो सुप्रीम कोर्ट था उस टाइम वेकेशंस पर था, तो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सिर्फ कंडीशनल स्टे मिला, एक स्टे मिला। और उस स्टे के दौरान क्या हुआ, बहुत सारे क्या बोलते, जो आपके ऑपोजिशन के लीडर्स थे, उन्होंने जो था आपका इंदिरा गांधी थे उनके रेजिग्नेशन की डिमांड करी, और पूरे कंट्री में वाइड स्प्रेड एजिटेशन हुआ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और उनको कहा गया कि आप अपना रेजिग्नेशन दीजिए। और बहुत सारे ऑपोजिशन जो आपके ऑपोजिशन लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया, और इसी दौरान आपके 1970 के टाइम ही जो आपका 42nd अमेंडमेंट लाया गया था, तो 42nd अमेंडमेंट लाया गया था। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए इसी इमरजेंसी के दौरान, ताकि जो आपके सुप्रीम जो कोर्ट्स हैं उनकी जो पावर्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, और जो आपके फंडामेंटल राइट्स उनको कर्टेल किया जाए। आपके जो थे उनके ऑपोजिशन लीडर्स थे उनको भी अरेस्ट किया गया, ठीक है। और उस टाइम आपके इनसेंसिटिव जो आपके गवर्नमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए, फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी उसी टाइम आपके जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्लम क्लियरेंस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलाए गए, फैमिली प्लानिंग भी उसी टाइम स्टार्ट हुआ था, और उनको बड़ा रुथलेसली एक तरह से इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपकी प्रेस थी उसको बहुत दबाया गया, प्रेस सेंसरशिप किया गया, जितने भी आपके पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स हो रही थी आप उसको कवर नहीं कर सकते थे, ओके। और जो आपका और इसी इमरजेंसी के दौरान क्या बोला गया, जो आपका प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन जो होगी, और जो प्रेसिडेंट को लगेगा कि इमरजेंसी लगानी चाहिए, तो वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ कर सकते हैं, और जो उनका फाइनल ऑर्डर होगा या फाइनल उनका डिसीजन होगा वही कंक्लूसिव और फाइनल होगा। मतलब कि उनको किसी की भी एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, कैबिनेट की भी नहीं, और ना आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ये बात की गई आपके ड्यूरिंग ये 1975 की इमरजेंसी को, और ये उसके बाद 1977 के बाद ये इमरजेंसी चलती रही, ओके। तो उसके बाद हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा नेशनल इमरजेंसी। उसके बाद बात करेंगे हम प्रेसिडेंट्स रूल और स्टेट इमरजेंसी, जो हमारा आर्टिकल 356 में कवर होता है, ओके। इसमें बोलते हैं कि जो आपका आर्टिकल 355 है उसमें क्या बात की गई है, जो आपका सेंटर है, सेंटर क्या करेगा, वो इंश्योर करेगा कि जितनी भी गवर्नमेंट्स आपकी स्टेट में हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए हैं उनके अकॉर्डिंग काम कर रही है। ये इंश्योर कौन करेगा, आपका सेंटर करेगा। मतलब सेंटर पे एक ड्यूटी दी गई है, और एक और ड्यूटी है कि वो स्टेट्स को एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाएगा, ओके। और आर्टिकल 356 जो है, जो जो एक प्रेसिडेंट रूल जिसको हम स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, अगर आपका स्टेट है, अगर उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा, तो उस स्टेट में प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके। तो अब प्रेसिडेंट जो है वो 2 ग्राउंड्स पे आपके इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं स्टेट इमरजेंसी। एक तो 356 इटसेल्फ, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर है तो, और आर्टिकल 365 मतलब कि अगर जो आपको सेंटर डायरेक्शंस दे रहे हैं और स्टेट उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो भी स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा, ओके। और इसमें क्या है, इसमें कैसे अप्रूवल मिलता है और कैसे किया जा सकता है, सेम है जैसे हमारा नेशनल इमरजेंसी में है कि आपको अप्रूवल दोनों हाउसेस से चाहिए, बट वहाँ पे 1 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल चाहिए, और यहाँ पे 2 महीने के लिए अप्रूवल चाहिए। और इसमें क्या होता है, जैसे जिस भी स्टेट का गवर्नर है, अगर वो प्रेसिडेंट को जाके ये बोलता है कि इस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा, गवर्न नहीं हो रहा, तो
तो क्या होता है, प्रेसिडेंट उस स्टेट पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, और उनको 2 महीने के अंदर अंदर आपका पार्लियामेंट से, दोनों हाउसेस से अप्रूवल लेना पड़ता है। सेम है, अगर अप्रूवल मिल जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने के लिए जो आपकी इमरजेंसी है वो 6 महीने के लिए तक कंटिन्यू रहती है, और मैक्सिमम जो है हम स्टेट इमरजेंसी को 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, और आपकी नेशनल इमरजेंसी को हम इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, और साथ में हमें हर 6 महीने के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है पार्लियामेंट का। यहाँ पे हम मैक्सिमम पीरियड 3 साल के लिए, और हर 6 महीने बाद अप्रूवल लेना पड़ता है, किसका, पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, और इसमें क्या है, 44th अमेंडमेंट जो आया था उसने एक नया प्रोविज़न ऐड किया कि आप जो है, जो पार्लियामेंट की पावर है एक्सटेंड करने की है, वो बियॉन्ड 1 ईयर, जो आपका 1 साल के बाद जो है, आप बोला कि आप सिर्फ एक बारी में 6 महीने के लिए ही एक्सटेंड कर सकते हो, और 1 साल के बाद अगर आपको इमरजेंसी स्टेट में अगर एक्सटेंड करनी है तो आपको 2 प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट की आपको 2 प्रोविजंस को फुलफिल करना पड़ेगा। फर्स्ट आपका है कि अगर कहीं इंडिया में अगर नेशनल इमरजेंसी अगर इंडिया में लगी है, या फिर किसी पार्ट में कोई इमरजेंसी लगी है, तो आप स्टेट में उस इमरजेंसी को एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, और दूसरा ये है कि अगर आपका, और अगर जिस बेसिस पे, अगर जैसे फॉर एग्जांपल जिन ग्राउंड्स पे वो इमरजेंसी स्टेट में लगाई गई है, अगर वो कंडीशन सही नहीं है तो भी प्रेसिडेंट आपके इमरजेंसी को एक्सटेंड कर सकता है। ओके, अब आते हैं हम फाइनेंशियल इमरजेंसी पे। हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में मेंशन है, और ये आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी को कवर करता है। जब क्या होता है हमारे कंट्री में, अगर जब आपके प्रेसिडेंट को लगता है कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इंडिया की और क्रेडिट ऑफ इंडिया है वो थ्रेटेंड है, मान लीजिए कि इकॉनमी का स्लो डाउन चल रहा है, या फिर इकॉनमी पे काफ़ी बड़ा थ्रेट है किसी चीज़ का, तो क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। और कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब किया हुआ, और ना ही इस चीज़ के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत होती है इसकी कंटिन्यू करने के लिए, और ये सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है। सेम आपका जैसे स्टेट इमरजेंसी है उसको भी सिंपल मेजॉरिटी से पास करके ही अप्रूवल मिलता है, और ये भी आपका सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारी कंट्री में एक बार भी नहीं डिक्लेयर हुई है, और आपके जो स्टेट इमरजेंसी है वो तो बहुत बार लग चुकी है। आपको पता है हर स्टेट में ऑलमोस्ट लग चुकी है। लास्ट ईयर आपके जम्मू एंड कश्मीर में लगी थी। ओके, और आपको पता है 6 दिसंबर जो 1992 का, जो 92 में जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था, तो क्या हुआ था, जो आपकी 4 स्टेट थी, यूपी, एमपी, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी को लगा दिया गया था। और रीज़न क्या दिया था कि यहाँ पे सेक्युलरिज्म जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जिसकी बात की गई है, सेक्युलरिज्म की बात की गई है कि इसको फॉलो नहीं किया जा रहा, इसको ओबे नहीं किया जा रहा, इसलिए आपके यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी 4 स्टेट्स में इकट्ठा लगा दी गई थी 1992 में। ओके, तो ये होता है हमारा इमरजेंसी का चैप्टर पूरा कंप्लीट। ओके, तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे आपका, वो हम डिस्कस करेंगे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स के कुछ हम आर्टिकल्स रहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, रिकमेंड एंड रिव्यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, ताकि मैं और अच्छे वीडियोज़ आपके सामने ला सकूँ। ऑल द बेस्ट।